Hello dear friend, let's discuss question of OSSC 2023 TGT Science Physics solution, and this is part 2 in which we will discuss question number 31 to 40. क्वेश्चन नंबर 31 जो कि NCERT के एग्जाम्पल 9.1 से 9 मतलब चैप्टर 9. A structural steel rod has a radius 10 mm and length 1 meter. A 100 kN force stretches it along its length. यंग्स मॉडुलस गिवन है, हमें बताना है कि स्ट्रेस कितनी होगी. तो देखो यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला होता है स्ट्रेस अपॉन में लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन. क्योंकि हमें स्ट्रेस निकालना है तो हम लिख सकते हैं स्ट्रेस विल बी इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया. तो यहाँ पर यंग्स मॉडुलस की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी स्ट्रेस निकालने के लिए, क्योंकि फोर्स हमें पता है वायर पर कितनी है 100 किलो न्यूटन की, और इस वायर का एरिया हम फाइंड कर सकते हैं पाई आर स्क्वायर करके, क्योंकि रेडियस हमें गिवन है 10 मिलीमीटर. तो हम उसको लिख सकते हैं 10 इंटू 10 की पावर -3 मीटर में. तो देखो फोर्स कितनी 100 किलो न्यूटन का, मतलब हम उसको 10 की पावर 3 लिख सकते हैं अपॉन में एरिया पाई आर स्क्वायर. आर स्क्वायर मतलब ये कितना हो जाए 10 की पावर -2 मीटर. तो 10 की पावर -2, अब ऊपर कितना होगा 10 की पावर 5 अपॉन में पाई की वैल्यू 3.14 और 10 की पावर -4. इसको जब हम सोल्व करेंगे तो ये आएगा स्ट्रेस 3.18 इंटू 10 की पावर 8, और ऐसा यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी. क्वेश्चन नंबर 32, स्ट्रेस और स्ट्रेन का दो अलग अलग मटेरियल के लिए कर्व गिवन है. ये एक्सरसाइज 9.3 का है एनसीईआरटी. तो ये स्ट्रेस और स्ट्रेन में कर्व दिया हुआ है, हमें बताना है कि कौन सा मटेरियल स्ट्रोंगर है. तो देखो ये जो कर्व है यहाँ तक जा रहा है और यहीं पर आकर के ख़त्म हो गया है. तो इसका मतलब ये कि जो ज़्यादा आगे तक जा रहा है उसका टेंसाइल स्ट्रेंथ ज़्यादा है, तो यहाँ पर मटेरियल ए जो होगा वो ज़्यादा स्ट्रोंगर होगा देन बी से. तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी. क्वेश्चन नंबर 33, ये डीएसएसबी के एग्जाम में भी आया था, जो डीएसएसबी एग्जाम 2021 में हुआ था, और ये एग्जाम्पल है 10.2 एनसीईआरटी का. 10 मतलब चैप्टर 10. इफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 1.01 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल और डेंसिटी ऑफ वाटर गिवन है, तो व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट प्रेशर ऑन स्विमर जो कि 10 मीटर नीचे है लेक से. तो देखो जब लेक है तो एक ओपन सिस्टम है. अब ओपन है तो इस पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी लग रहा होगा. अब लेट स्विमर 10 मीटर नीचे है, तो ये जो स्विमर होगा ये दो तरह का प्रेशर फील कर रहा होगा. एक तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर और प्रेशर ड्यू टू डेप्थ एच. तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो हमें गिवन 1.01 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल, और 1.015 इंटू 10 की पावर 5 को हम 1 atm भी लिखते हैं. तो ये हो गया प्लस प्रेशर ड्यू टू डेप्थ होता है एच रो जी. तो एच यानी कि हाइट जो कि गिवन है 10, रो मतलब डेंसिटी जो कि 10 की पावर 3 है मतलब 1000, और जी की वैल्यू कितनी है 10. तो देखो इसको हम लिख सकते हैं 1 atm प्लस ये आएगा 10 की पावर 5. तो 10 की पावर 5 में नियरली 1 atm के ही इक्वल होगी, तो ये दोनों मिलाकर के हो जाएगा 2 atm, यानी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी. क्वेश्चन नंबर 34. क्वेश्चन नंबर 34 में हमें डेंसिटी गिवन है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर गिवन है जो कि 1 atm होता है, जी की वैल्यू भी गिवन है. तो पूछा है कि एट अ डेप्थ ऑफ 1000 मीटर इन एन ओशियन फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन द विंडो ऑफ एरिया 20 × 20 सेंटीमीटर ऑफ अ सबमरीन एट द डेप्थ, और द इंटीरियर ऑफ विच इज मेंटेन एट सी लेवल एटमॉस्फेरिक प्रेशर. देखो जैसे पहले हमने क्वेश्चन किया था कुछ इसी तरह का क्वेश्चन है, लेकिन अब जो डेप्थ है वो लगभग 1000 है, 1000 मीटर. तो यहाँ पर कोई सबमरीन है और सबमरीन की कोई एक विंडो है. इस विंडो के डायमेंशन है 20 × 20 मतलब सेंटीमीटर में. तो हमें बताना है कि इस पर कितनी फोर्स एक्ट कर रही होगी. अब फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, देखो यहाँ पर फोर्स इस पर लग रही होगी किसकी वजह से, क्योंकि इस पर कुछ प्रेशर लग रहा है. प्रेशर इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन में एरिया.
तो अगर हमें फोर्स फाइंड करनी है तो हमें पता करना होगा प्रेशर कितना है इस पर और एरिया तो हम इजीली निकाल सकते हैं 20x20। देखो एरिया आ जाएगा 20 × 20 यानी कि 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन इसको हम SI यूनिट में चेंज कर रहे हैं अगर, तो 10⁻² से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, यानी 400 × 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर या फिर 4 × 10⁻² मीटर स्क्वायर। तो एरिया तो हमें पता चल गया है। अब प्रेशर हमने जैसे पहले निकाला था वैसे प्रेशर निकालेंगे, लेकिन पास्कल में। देखो जो प्रेशर वो फील कर रहा होगा, एक तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा प्लस प्रेशर ड्यू टू डेप्थ h। अब h मैंने बताया था फॉर्मूला ये होता है h ρg। तो हाइट यानी कि डेप्थ जो है वो 1000 है, तो डेप्थ है 1000 को मैं लिख रहा हूँ 10⁻³ इंटू डेंसिटी है 1.01 इंटू में 10⁵, फिर g की वैल्यू 10 ले सकते हैं। तो यहाँ पर 1.01 इंटू 10⁵ प्लस 1.01 और ये हो जाएगा 10⁻⁵, यहाँ पर है 3 और 1 8। एक मिनट, यहाँ पर कुछ मिस्टेक है। देखो h ρg है तो हाइट कितना है, डेप्थ है 100, तो उसको मैं 10⁻³ लिख रहा हूँ। फिर ये एक्चुअली 10⁻³ डेंसिटी है, तो 1.03 इंटू 10⁻³ और फिर g की वैल्यू कितनी 10। अब यहाँ से मैं ले रहा हूँ 10⁻⁷ कॉमन, तो 1.01। देखो यहाँ पर 5 है तो मुझे यहाँ पर 10⁻² से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा प्लस 1.03। अब ये वैल्यू बहुत छोटी आएगी, तो डिवाइड करने पर यहाँ पर आएगा 0.0101 प्लस 1.03, जो कि होगा 1.04 इंटू 10⁻⁷। ये प्रेशर आ गया है। अब फोर्स इक्वल टू कितना, प्रेशर इंटू में एरिया। तो प्रेशर हमने फाइंड किया 1.04 इंटू 10⁻⁷ मल्टीप्लाई में एरिया 4 इंटू 10⁻⁻², तो आएगा 4.16 इंटू 10⁵ न्यूटन, जो कि इन सब में से सबसे करीब है ऑप्शन सी के। इन अ कार लिफ्ट एयर एक्सर्ट अ प्रेशर F1 ऑन अ स्मॉल पिस्टन। देखो जो कार को लिफ्ट करने के लिए हाइड्रोलिक मशीन का इस्तेमाल किया जाता है, उसमें 2 कॉलम होते हैं, एक का एरिया कम होता है और एक का एरिया ज़्यादा होता है। तो हम एक तरफ फोर्स लगा करके दूसरी तरफ यहाँ पर कार को रख देते हैं और वो ऊपर की तरफ लिफ्ट हो जाती है। इसके पीछे जो काम करता है वो होता है पास्कल लॉ। तो पास्कल लॉ के अकॉर्डिंग जो प्रेशर आप यहाँ पर ट्रांसफर कर रहे हैं वही उतना ही प्रेशर यहाँ पर आ जाएगा, मतलब P1 और P2 दोनों इक्वल रहेंगे। अब तो स्मॉल पिस्टन का जो रेडियस है वो 5 सेंटीमीटर है। दिस प्रेशर इज ट्रांसमिटेड टू सेकंड पिस्टन जिसका रेडियस है 15 सेंटीमीटर। इफ द मास ऑफ द कार टू बी लिफ्टेड इज 1350, तो हमें बताना है प्रेशर नेसेसरी टू स्मॉल पिस्टन ऑन टू अकम्प्लिश दिस टास्क। मैंने आपको बताया कि P1 और P2 दोनों ही बराबर रहेंगे, तो ये पूछ रहे हैं स्मॉल पिस्टन पर कितना प्रेशर लगा है। तो P2 के बराबर होगा, तो हमें ये पता है कि जो P2 पर प्रेशर होगा वो इक्वल होगा फोर्स अपॉन एरिया के। अब यहाँ पर फोर्स कौन सी है, यहाँ पर क्योंकि हमने कार को रखा हुआ है तो कार का वेट नीचे की तरफ है, तो वही फोर्स भी होगा mg अपॉन में एरिया ऑफ द पिस्टन। तो मास से 1350, g की वैल्यू 9.8 और एरिया आ जाएगा πr²। पाई की वैल्यू 3.14 और रेडियस 15 सेंटीमीटर है, तो 15 इंटू 10⁻⁻², ये SI यूनिट में आ जाएगा मीटर स्क्वायर में। तो 3.14 इंटू 15 इंटू 10⁻⁻² का स्क्वायर करेंगे, तो इसको सोल्व करने पर हमें मिलेगा 18.72 इंटू 10⁻⁴, जिसको हम ये भी लिख सकते हैं 1.9 अप्रोक्सीमेट इंटू 10⁵ राउंड ऑफ करके, और यही P1 के भी इक्वल होगा। तो हमारा करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन ए।
ये क्वेश्चन एग्जाम्पल 10.6 में से आप देख सकते हैं एनसीईआरटी का। क्वेश्चन नंबर 36 एग्जाम्पल 10.9 है। A metal block of area 0.10 मीटर स्क्वायर इज कनेक्टेड टू 0.010 किलोग्राम। तो यहाँ पर इसका मास गिवन है 0.01 kg और इस ब्लॉक का हमें एरिया गिवन है 0.10 मीटर स्क्वायर। वाई स्ट्रिंग ओवर आइडियल पुली एज फिगर। A liquid with a film thickness 0.30 मिलीमीटर is placed between the block and the table। तो यहाँ पर बहुत पतला सा एक फिल्म है जिसकी थिकनेस है 0.30 मिलीमीटर। तो उसको ऐसा यूनिट में करेंगे तो 0.30 इंटू 10 की पावर -3 कर देंगे, मीटर में आ जाएगा ये। When released, the block moves to the right with constant speed of 0.085। तो जब रिलीज किया जा रहा है तो ये इस तरफ जा रहा है और इसकी स्पीड कांस्टेंट है 0.085 मीटर पर सेकंड। तो बताना कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या होगा। जी की वैल्यू हमें 9.8 लेनी है। देखो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का फॉर्मूला होता है स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन रेट, और जो स्ट्रेस होगा यहाँ पर हम शियरिंग स्ट्रेस लेंगे, शियर स्ट्रेस जो कि इक्वल होगा फोर्स अपॉन एरिया के। अब जो फोर्स लगेगी वो किसकी वजह से लग रही होगी, ये लगेगी इसके वेट की वजह से, यानी कि W इक्वल टू mg। यहाँ पर mg लिख लेंगे अपॉन एरिया लेंगे हम ब्लॉक का, तो m 0.010, g की वैल्यू 9.8 अपॉन में एरिया जो गिवन है फिल्म का, सॉरी ब्लॉक का 0.10। तो इसको सोल्व करने पर जो स्ट्रेस है हमें मिलेगी 9.8 इंटू 10 की पावर -2 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। स्ट्रेन रेट क्या होगा, तो वेलोसिटी अपॉन में थिकनेस v अपॉन में l। वेलोसिटी यानी कि स्पीड गिवन है 0.085 अपॉन में जो थिकनेस है वो है 0.30 10 की पावर -3। अब ईटा निकालने के लिए हम इन दोनों को स्ट्रेस को स्ट्रेन से डिवाइड कर देंगे। शेयरिंग स्ट्रेस को हम डिवाइड कर रहे हैं स्ट्रेन रेट से, तो 0.010 इंटू 9.8 डिवाइड बाई 0.10 अपॉन में 0.085 अपॉन में 0.30 इंटू 10 की पावर -3। इसको सोल्व करने पर आएगा 3.46 इंटू 10 की पावर -3 पास्कल सेकंड। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 37, द टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ बॉल ऑफ रेडियस गिवन है 2 मिलीमीटर है, जिसको हम 2 मिलीमीटर है तो इसको मैं लिख रहा हूँ 2 इंटू 10 की पावर -3 मीटर में। फॉलोइंग थ्रू एन ऑयल जिसका टेम्परेचर गिवन है इस 6.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, जो स्पीड है वो है 6.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो मैं इसको भी चेंज करूँगा मीटर में, हो जाएगा 10 की पावर -2 मीटर पर सेकेंड। हमें बताना है कंप्यूट द विस्कोसिटी। विस्कोसिटी को ईटा से डिनोट करते हैं। डेंसिटी ऑफ ऑयल भी गिवन है और डेंसिटी ऑफ कॉपर भी गिवन है, और ये है एग्जांपल 10.10। देखो टर्मिनल वेलोसिटी क्या होता है, जैसे किसी लिक्विड में आप कोई स्फेरिकल बॉडी डालो तो आफ्टर सम टाइम ये कांस्टेंट वेलोसिटी एक्वायर कर लेती है। इसी कांस्टेंट वेलोसिटी को टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। इसका फॉर्मूला होता है 2/9 रेडियस का स्क्वायर इंटू में g अपॉन में ईटा डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड। क्योंकि हमें ईटा निकालना तो इसी को हम मॉडिफाई कर रहे हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2/9 r स्क्वायर। टर्मिनल वेलोसिटी वीटी यहाँ पर आ जाएगा और डिफरेंस इन द डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस लिक्विड। अब सब वैल्यू पुट कर देते हैं। 2/9 रेडियस कितना है 2 इंटू 10 की पावर -3 का स्क्वायर अपॉन में टर्मिनल वेलोसिटी डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट जो कि कॉपर है यहाँ पर 8.9 10 की पावर 3 माइनस 1.5 10 की पावर 3। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे ये मिलेगा 0.99 किलोग्राम मीटर सेकंड, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर
38 जो कि NCERT 13.5 है। A flask contain argon and chlorine in the ratio 2:1. The temperature of the mixture is 27 डिग्री। हमें गिवन है एटॉमिक मास ऑफ आर्गन 39.9 और मोलिकुलर मास ऑफ क्लोरीन 70.9। तो हमें बताना है कि उनकी रूट मीन स्क्वायर जो स्पीड होगी उसका रेशियो क्या होगा। जो RMS स्पीड होती है उसका फॉर्मूला होता है √3 RT में मोलिकुलर मास, या फिर ये भी होता है V = √3 kT में m। तो हमें क्योंकि मोलिकुलर मास गिवन है तो हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखो टेम्परेचर दोनों का सेम है और ये रेशियो पर डिपेंड नहीं करेगी क्योंकि R गैस कांस्टेंट है, तो VRMS इन्वर्सली डिपेंड कर रही है मोलिकुलर मास के रूट पर। तो हम लिख सकते हैं RMS स्पीड ऑफ आर्गन अपॉन में RMS स्पीड ऑफ क्लोरीन। देखो हम आर्गन ऊपर रखे हैं, क्लोरीन नीचे है, तो इन्वर्सली डिपेंड कर रही है मोलिकुलर मास पे। तो आर्गन यहाँ पर है तो आर्गन का मास नीचे लेंगे, क्लोरीन इधर नीचे तो यहाँ पर आर्गन का मोलिकुलर मास ऊपर लेंगे। अब दोनों ही गिवन है, क्लोरीन का है 70.9 और आर्गन का गिवन है 39.9। इसको जब हम सोल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 1.33। तो देखो 1.33 का मतलब आप इसको 4/3 भी लिख सकते हैं। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 39, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन ऑफ टाइम एंड देयर पीरियोडिसिटी ऑफ मोशन इज करेक्टली मैच। ये एग्जांपल 14.12 है। देखो साइन ओमेगा टी और कोस ओमेगा टी, मैं आपको पहले बताता हूँ, चाहे साइन हो या कोस हो या साइन ओमेगा टी प्लस माइनस कोस ओमेगा टी हो, ये सब पीरियडिक होते हैं। तो साइन ओमेगा टी कोस ओमेगा टी ये पीरियडिक होगा, यहाँ पर नॉन पीरियडिक लिखा है तो ये तो हो गया रॉन्ग। फिर साइन ओमेगा टी +2 कोस ओमेगा टी, मैंने कहा कि कॉम्बिनेशन हो तो भी पीरियडिक होगा तो ये सही है। e⁻ ओमेगा टी ये नॉन पीरियडिक है, e⁻ ओमेगा टी भी नॉन पीरियडिक है तो ये भी सही है। log ओमेगा टी भी नॉन पीरियडिक होता है ना कि पीरियडिक, तो ये गलत है। तो यहाँ पर सिर्फ 2 और 3 करेक्ट होंगे। अगर मान लीजिए 10 ओमेगा टी होता तो वो भी नॉन पीरियडिक में आता। ये पीरियडिक होंगे नॉन पीरियडिक, ये आप उनके ग्राफ प्लॉट करके देख सकते हैं। जैसे साइन ओमेगा टी का या कोस ओमेगा टी का जो ग्राफ होता है ये पीरियडिक होगा, मतलब हर एक फिक्स इंटरवल बाद इनकी वैल्यू रिपीट होती है, तो उन फंक्शन को कहते हैं पीरियडिक फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 40, अ बॉडी ऑसिलेट विद सिंपल हार्मोनिक मोशन अकॉर्डिंग टू इक्वेशन x = 5 cos 2πt + π/4। तो हमें बताना है t = 1.5 सेकंड पर एक्सेलरेशन कितना होगा। देखो x = गिवन है 5 cos 2πt + π/4, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकते हैं x = a cos ओमेगा टी + π/4, ये मतलब +5। तो एम्पलीट्यूड यहाँ पर गिवन है 5, ओमेगा अगर यहाँ पर कंपेयर करें तो ओमेगा की वैल्यू आएगी 2π, ये इक्वल टू का साइन है, ओमेगा इक्वल टू कितना हो जाएगा 2π और फाई इक्वल टू कितना हो जाएगा π/4। अब सिंपल हार्मोनिक मोशन में एक्सेलरेशन डायरेक्टली डिपेंड करता है डिस्प्लेसमेंट के नेगेटिव साइन पर, और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है -ω²x, क्योंकि माइनस ऑप्शन में गिवन नहीं तो हम सिर्फ एम्पलीट्यूड, हम सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड लेंगे। तो अगर हम ω² फाइंड कर पाए और x फाइंड कर पाए कब, जब टाइम की वैल्यू 1.5 सेकेंड है, तो उसी को मल्टीप्लाई करके दोनों को हम एक्सेलरेशन निकाल लेंगे। तो t = 1.5 पर पहले ओमेगा बता देता हूँ, ओमेगा 2π है तो ओमेगा का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4π², तो ये तो हमें पता चल गया है ω²। x निकालते हैं जब टाइम 1.5 सेकेंड है, तो देखो ये वैल्यू पुट करते हैं 5 cos 2πt, t की वैल्यू 1.5 प्लस में π/4, इसको लिख सकते हैं 5 cos 2 × 1.5 मतलब 3π + π/4। अब देखो अगर मान लो cos 3π + थीटा है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं cos थीटा, लेकिन माइनस साइन आ जाएगा। समझाता हूँ कैसे। ये जो 3π है ये यहाँ पर लाई करेगा, अब 3π + π/4 आएगा फर्स्ट सेकंड थर्ड, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में कोस की वैल्यू होती है नेगेटिव। अब जब पाई होता है 3π होता है 5π होता है तो कोस
एन पाई, अगर मान लो एन ओड है तो वो कोस थीटा के ही इक्वल आ जाता है, तो हम इसको लिख सकते हैं माइनस कोस पाई बाय 4। और कोस पाई बाय 4 मतलब कोस 45 डिग्री, जिसकी वैल्यू होती है 1/√2, तो इसकी वैल्यू आएगी माइनस के 1/√2। तो 5 इंटू में कोस 3 पाई प्लस पाई बाय 4 को लिखा मैंने कोस पाई बाय 4, और इसकी वैल्यू माइनस के 5/√2, जैसे मैंने यहाँ पर बताया 1/√2 आएगा। अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर लेते हैं, एक्सेलरेशन इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, माइनस ओमेगा स्क्वायर कितना होगा 4 पाई स्क्वायर इंटू एक्स की वैल्यू कितनी माइनस 5/√2, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, आएगा 140 मीटर पर सेकंड स्क्वायर।